तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जो आपका ये टॉपिक है, अंतिम दो टॉपिक बचे हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। उसके बाद आपका एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है और आपका जो क्वेश्चन है जीएस का, आप किसी भी एग्जाम में बैठे मैक्सिमम मतलब जो क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन इस पोर्शन से बन ही जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरे मॉडर्न हिस्ट्री जितना मैंने आपको करा रखा है, पीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, लेखपाल, आगे पुलिस कांस्टेबल या किसी अन्य भर्ती परीक्षा जो एसएससी जीडी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी कई पोस्ट वगैरह वो भी आई हैं, वहाँ पे भी ये जीएस काम आती है। आप रेलवे के एग्जाम देते हैं वहाँ भी ये जीएस काम आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप कहीं भी मतलब कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम दें, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम दें, तो आपको यही फैक्ट वहाँ घुमा फिरा के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। आज आपको जो काम करना है घर पे, आज हिंदी पत्रकारिता वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना, यानी सरकारी अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, टिप्पणी वगैरह क्या होती है, प्रारूपण क्या होता है, मैंने कराया है आपको। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना नए बच्चे, और जिन्होंने अपने नोट्स में लिखा हुआ वो उसको रिवाइज कर लेंगे हिंदी के अंदर। उत्तराखंड के अंदर आपको जिला सीरीज को आगे को कंटिन्यू करना है, यानी आपको अल्मोड़ा, उसके अलावा जो मैंने सीरीज से करा रखे, नहीं देहरादून पौड़ी आपने किया होगा, फिर अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, जो भी नेक्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट हैं आपको वो आज कंप्लीट करने हैं। और साथ ही साथ जीएस वाला अगर आपको टाइम मिलता है, जीएस वाले पोर्शन पे आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, यानी जहां आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए गवर्नर और वाइसराय। थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि हल्का सा वीडियो 35, 36, 40 मिनट की हो सकती है, तो आप जरा तेज पढ़ना। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये वाइसराय गवर्नर कौन कब था, तो 4-5 नाम लिखूंगा मैं, आप इसी प्रकार से उनको नोट कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है वारेन हेस्टिंग का लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद जो आते हैं आपके 2 और नाम लिखने, एक तो आप लिख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन, एक लिख लीजिए आप सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यानी आपने क्या क्या लिखना है, एक लॉर्ड माउंटबेटन लिख लीजिए, आप अलग तरीके से लिखना, इस पे ऐसी जगह लिखना जिससे नीचे लिख सको लॉर्ड माउंटबेटन, और एक लिख लीजिए सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये आपने लिखने हैं टोटल मिला के पहले ये। अब देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है एग्जाम में। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल नहीं कह रहा हूं मैं, गवर्नर कह रहा हूं, ध्यान देखना। तो यहाँ इसके नीचे लिखो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर था ये। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग अगर आता है, वो था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन, यानी कंपनी के अधीन नहीं मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन, एक प्रकार की कंपनी के अंडर कंपनी को कुछ पावर दी गई थी, तो कंपनी के अधीन पहला बंगाल का गवर्नर जनरल लिखना। सेंटेंस देखना, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन बंगाल का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल था गवर्नर नाम से, और ये क्या था, कंपनी के अंडर आ गया था, इसके अधीन पहला गवर्नर जनरल पूछता है तो आप वॉरेन हेस्टिंग करोगे। तीसरा आता है विलियम बेंटिंग, ये था भारत का पहला, बाद में क्या कर दिया गया था, इसका पदनाम बदल के सिर्फ बंगाल का न रख के भारत का कह दिया। अगर आपसे पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताओगे विलियम बेंटिंग, तो लिखो भारत का प्रथम। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पूछता है तो विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कैनिंग, इसको नाम बदल के वाइसराय कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर शब्द का प्रयोग बंद करके उसका नाम वाइसराय कर दिया गया था, क्योंकि गवर्नर शब्द अपने आप में मतलब जो ऊपर की हायरकी होती है, यानी जो ऊपर के मतलब उच्च दर्जे का आदमी होता है उसके लिए गवर्नर बन रहा है कहते हैं ना, तो उस टर्मोलॉजी को नेगेटिव मान के वाइसराय किया गया। ठीक है, तो इसको लिखो भारत का प्रथम वाइसराय, भारत का प्रथम
वायसराय। तो भारत का अगर ये प्रथम वायसराय था तो गवर्नर जनरल भी अंतिम यही था, यानी गवर्नर जनरल नाम पहले इसका स्टार्टिंग में था, उसके बाद गवर्नर जनरल नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो ऑब्लिक लिखो भारत का अंतिम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका नाम मतलब वाइसराय पड़ा, उससे पहले क्या होता होगा, ये गवर्नर जनरल ही इसका नाम होता होगा, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, फिर आता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन को मैं कहाँ लिख रहा हूँ ये ध्यान देना, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, देखना आपने वहाँ लिखा है, मैं इसको लॉर्ड माउंटबेटन कर देता हूँ। तो आप लोग लिखिए माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये जो था अपने आप में स्वतंत्र भारत का, यानी ब्रिटिश गुलाम भारत का, यानी जब भारत गुलाम था उसका अंतिम वायसराय था, और स्वतंत्र भारत का भी प्रथम वायसराय बना। कहने का मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो जैसे आज़ादी के दिन से पहले यही वायसराय था, आज़ाद हुआ भारत तो यही वायसराय रहा, यानी स्वतंत्र मतलब गुलाम भारत का तथा स्वतंत्र भारत का गवर्नर यही था। ठीक है, तो लिखो ब्रिटिश भारत का अंतिम, ब्रिटिश भारत मतलब जब भारत गुलाम था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम तथा अब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या था, एक वाइसराय था। ठीक है, गवर्नर या वाइसराय जो भी कहते हो। और लास्ट आता आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे अपने आप में वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय थे, यानी गवर्नर बोला गया उनको, तो उसके बाद तो फिर राष्ट्रपति का पद आ गया था। तो राजगोपालाचारी लिखो आप, सी राजगोपालाचारी, पालाचारी। ठीक है, ये अपने आप में कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, यानी भारतीय था इसलिए स्वतंत्र भारत का एक ही बना। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, पहला भी यही, अंतिम भी यही, प्रथम व यानी एकमात्र बना। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय लिखो, भारतीय गवर्नर या वाइसराय, इसको तो गवर्नर बोला गया। उसके बाद क्या हो गया, इसका टर्मोलॉजी बाद में फिर राष्ट्रपति का पद आ गया था भारत में। तो स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछता है प्रथम व अंतिम यानी एकमात्र वाइसराय कौन बना जो भारतीय था, या गवर्नर कौन बना, तो आप बताओगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसमें आपको अब हम इनको सबसे पहला हेडिंग डाल लिया आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि फैक्ट आधारित क्लास है, आपको इसी तरीके से फैक्ट पढ़ने होंगे और फैक्ट के आधार पे ही इसको आप लोग तैयार करोगे। ठीक है, पहला लिखना है आपने रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो, इनके बारे में पढ़ने से बेहतर है इनके टाइम की घटनाओं को पढ़ें, यानी इंसिडेंट को पढ़ें। हमारे इंसिडेंट से क्वेश्चन बनते हैं, हमारा इससे थोड़ा ना बनता है क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव से, वॉरेन हेस्टिंग, उसके टाइम जो घटना घटी होगी उसका क्वेश्चन आता है। तो रॉबर्ट, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके दोनों क्लासेस के। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, लिखो बंगाल में द्वैत शासन इसके समय लागू हुआ। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट की द्वैत शासन होता क्या है? द्वैत शासन में देखो, द्वैत शासन का मतलब दो तरीके से अलग अलग जगह से शासन होता है तब, और वो एक ही एक जगह पे नहीं था, वो अलग अलग जगह पे आपको ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में द्वैत शासन का मतलब क्या था कि जैसे बंगाल का जो नवाब बनाया गया था इन लोगों ने, बंगाल में उस टाइम नवाब हुआ करते थे, उसको जो पावर दी गई थी वो अलग थी, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश ने अपना आदमी नियुक्त किया था उसको अपनी पावर दी थी। यानी एक आदमी इनके हाथ की कठपुतली था और एक आदमी को वास्तविक शक्ति इन लोगों ने दी थी। दो दो तरीके से वहां पे शासन चल रहा था, यानी इसको बोला गया द्वैत शासन। यानी एक को भू राजस्व यानी रेवेन्यू को मतलब देने का अधिकार दिया गया था, टैक्स वगैरह का, और एक को सिर्फ क्या दी गई थी, उत्तरदायित्व और कोई पावर नहीं दी गई थी। इतना समझो बंगाल में फिलहाल द्वैत शासन। ठीक है, साथ ही साथ इसके समय में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई। ठीक है, ये हुई थी 1765 में। ये भी पूछता है आपसे, ये किसके बीच हुई थी? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड प्लस अंग्रेज,
यानी अंग्रेज सरकार के बीच ये हुई थी, इसको ध्यान रखना। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। और बक्सर का युद्ध 1764 में किस किस के बीच हुआ था? ये शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच अपने आप में ये संधि हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है वारेन हेस्टिंग। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ लिखो आप लोग वारेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर पढ़ने के यही तरीके होते हैं, इनके अंदर की जो घटनाएं हैं उनको आप लोग ध्यान रखना, तो आपका काम आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। देखो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो इंसिडेंट जो घटना वो हम लोग देखते हैं। पहला जो आप लोग लिखोगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम, इसके समय पे कलकत्ता में पहली बार एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। लिखो कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना, हाईकोर्ट यानी न्यायालय, ठीक है, की स्थापना लिख दिया हमने। हाईकोर्ट की स्थापना, जिसका प्रथम जो जज या मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो बनाया गया था कौन? एलिजा इम्पे। ये एक बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 1774 में, इसको कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना। तो इसका जो प्रथम जज था, प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो कौन बनाए गए थे? एलिजा इम्पे। क्या लिखोगे? एलिजा इम्पे को इसका एक प्रथम क्या बनाया गया था? न्यायाधीश। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके समय ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आपने लिखना है 1781 में पहली बार बंगाल में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। 1781 में बंगाल में मदरसा, मुस्लिम शिक्षा हेतु, ठीक है। इसी के समय बंगाल में मदरसा की स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग के समय। अब ये आपको ये पॉइंट याद रखना है यहाँ से, ठीक है, जो अंदर घटनाएं हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के टाइम पे 1782 में जोनाथन डंकन ने की थी। तो लिखो बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस की स्थापना, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, ये हुई थी अपने आप में 1782 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जोनाथन डंकन द्वारा। लिखो जोनाथन डंकन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है इसी के समय गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। लिखो गीता का अंग्रेजी अनुवाद। और आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके समय हुआ था, आपसे पूछेगा गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। ये गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम विल्किंसन ने, ठीक है। ये बहुत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसके समय में हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1784 में। और ये किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके समय हुई थी, मतलब किसने की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये पॉइंट को भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। अब देखो कुछ इसके समय पे युद्ध वगैरह भी हुए थे, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसका क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बताता हूँ। एक तो इसके समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। एक और लिख लो आप, 1780 में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की के द्वारा, इसी के टाइम 1780 पहला समाचार पत्र भारत का जो था, पहला समाचार पत्र वो जो निकाला था उसका नाम था बंगाल गजट या बंगाल गजट, बंगाल गजट, ठीक है। ये भी इसी के टाइम पे निकला था। और ये किसने निकाला था? जेम्स हिक्की ने, जेम्स हिक्की। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पहला बंगाल मतलब समाचार पत्र था वो कौन सा था? आप सीधे सीधे बताना, बंगाल गजट था। और किसके द्वारा निकाला गया था? जेम्स हिक्की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसके समय में एक युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा का मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो पहला युद्ध हुआ था वो पूछेगा आपसे किसके समय में हुआ था, वो पूछता है, ठीक है, किसके समय हुआ था। तो लिखो प्रथम आंग्ल मराठा। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब मराठा, ठीक है, मराठा
युद्ध इसी के समय हुआ था, तथा मैसूर के साथ दूसरा युद्ध हुआ था इसके समय अंग्रेजों का। पहले तो हो चुका था 1767 से 69 के आसपास तक, लेकिन जो मैसूर के साथ दूसरा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो इसी के समय हुआ था। तो लिखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या लिखोगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके समय हुआ था, इसके समय हुआ था। ठीक है, अब जो ये हुआ था, ये एंड किस युद्ध की मतलब संधि के साथ हुआ था, उसका नाम पूछता है। तो ये युद्ध जो समाप्त पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा इसका, युद्ध जो समाप्त होता है किस संधि से होता है, पूछता है सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि। और ये जो सालाबाई की संधि थी वो हुई थी अपने आप में 1782 में। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। और जो मैसूर वाला युद्ध हुआ था ये समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से, समाप्त मंगलौर की संधि से। ठीक है, तो ये मंगलौर की संधि कब हुई थी, 1784 में, 1784 में, इसी के माध्यम से समाप्त हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके समय पे कुछ ब्रिटिश ने और सुधार करने की कोशिश की और एक पिट का इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। तो आप लोग एक पॉइंट लिख दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट, ये है अपने आप में 1784 में। इसी एक्ट के विरोध में इसने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, और इस पे भ्रष्टाचार वगैरह के कुछ आरोप भी लगे थे। और जब भी ब्रिटेन वापस गया इंग्लैंड, इस पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट लिखो, ये क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन वापस जाने पर इस पर महाभियोग लगा था, इस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, महाभियोग। ठीक है, इसको पद से मतलब दुरुपयोग किया है ऐसा इसको का, इस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी लगी थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बर्क द्वारा, एडम बर्क द्वारा भी लिख लो, बर्क द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट इसको ध्यान रखना। ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक, इतने ही आपको याद रखने हैं। 1784 में इसमें मतलब पिट का इंडिया एक्ट आया था। और एक पॉइंट और लिख लो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना इसके टाइम पे हुई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इसके समय पे हुई थी। इतना आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बाद एक और छोटा मोटा आता है, उसको नहीं देखना है हमने नेक्स्ट सीधे देखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या लिखोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, इसके बारे में फैक्ट जो है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपने हेडिंग लिखना है और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। इसको बोला जाता है भारत में नागरिक सेवा का जनक। क्या बोला जाता है, नागरिक सेवा का जनक। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर को कहा जाता है पूछेगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ध्यान रखना इसको। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक इसको बोला जाता है। ठीक है, जब ये गवर्नर बन के आया, इसने एक रूल टाइप का बना दिया, एक कोड टाइप का बना दिया, जिसको सबको फॉलो करना होता था। और इसने क्या कर दिया, उसमें पावर का सेपरेशन कर दिया कि जिलाधिकारी के पास क्या होंगे, यानी कलेक्टर, न्यायाधीश के पास क्या होंगे, पुलिस के क्या अधिकार होंगे, रेवेन्यू कौन लेगा, उसको बोला जाता है कॉर्नवालिस कोड। तो इसके द्वारा क्या लाया गया, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, ये भी पूछेगा आपसे कॉर्नवालिस कोड कौन लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। प्रत्येक जिले में इसने एक थाने की स्थापना की, पुलिस थाने की, और वहां एक दरोगा की नियुक्ति की। इसी वजह से इसको भारत में पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में एक थाना, एक थाने व दरोगा की नियुक्ति इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, दरोगा की नियुक्ति भी इसके द्वारा की गई थी। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला आता है, इसने समस्त अधिकार किसको दे दिए, कलेक्टर को दे दिए। यानी कलेक्टर को बहुत ज़्यादा इसने पावर दे दी थी, कई रेवेन्यू वगैरह से संबंधित वगैरह कर दिया था इसने, और निर्णय वगैरह, समस्त अधिकार कलेक्टर को लिखो, कलेक्टर को उस समय में। और ये किससे था, कॉर्नवालिस कोड लिखो, शक्ति की पृथक्करण से, शक्ति पृथकीकरण, यानी पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसे समस्त पावर किसको दे दी, कलेक्टर को दे दी। इसके समय मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट चीज 1793 में लास्ट क्लास में बताया था मैंने, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त लाया गया था, वो इसी के टाइम पे लाया गया था, रेवेन्यू से संबंधित। लास्ट क्लास ध्यान रखना, 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट इसके समय ही लाया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ब्रैकेट में आप लोग लिखो जॉन सोर, यानी जॉन सोर के द्वारा लाया गया था, लिखो।
आपने इसके बगैर ब्रैकेट में, ठीक है। यानी कॉर्नवालिस के साथ जो दूसरा था वो कौन था, जॉन सोर। ये लाया गया था स्थायी बंदोबस्त किससे था, राजस्व से। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, आपसे यही पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त भारत में कौन लाया था। साथ ही साथ इसने क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार बंद कर दिया, क्योंकि भारत के साथ व्यापार कौन कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी, लेकिन उसके अपने जो कर्मचारी थे वो भी कर रहे थे, तो इसने बंद कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार बंद कर दिया, यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत व्यापार बंद करने वाला यही था, ठीक है। व्यापार बंद कर दिया गया। इतना आप लोग को कॉर्नवालिस के बारे में ध्यान रखना है। कॉर्नवालिस के बाद जो नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेलेजली, उसका नाम लिख लीजिए आप लोग, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड, आपको इसके अंदर के पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। वेलेजली मतलब जो अंदर जो हो रहा है, जो चीजें मैं लिखा रहा हूं उसको आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। तो लॉर्ड वेलेजली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसने भारत में सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया गया था। यानी सहायक संधि प्रणाली, ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ के जो देशी राज्य हुआ करते थे उनको एक प्रकार से सहायता देने की बात की, और उनसे क्या लिया गया, सैलरी वगैरह अपने कर्मचारियों के लिए, यानी फौज के लिए, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली की शुरू, मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट को करना, सहायक संधि प्रणाली शुरू। और लेकिन इससे पहले बताया जाता है कि डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे, उसने शुरू किया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो, फ्रांस गवर्नर डुप्ले द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया भारत में। प्रथम प्रयोग किसका, सहायक संधि। सहायक संधि में नाम से ही लग रहा है कि जो देशी राज्य थे उनको भरोसा दिया गया कि हम बाह्य अटैक या आपके जो राज्य में विद्रोह वगैरह होगा, या कोई फ्रांसीसी या कोई दूसरा देशी जो विदेशी राज्य होंगे अगर आपको अटैक करते हैं, हम लोग आपको बचाएंगे, उसके बदले आप लोग हमारी सेना रखिए, इसका खर्चा उठाइए, कुछ इस प्रकार के प्रावधान थे। तो सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था भारत में, लॉर्ड वेलेजली। और इसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, हैदराबाद था। लिखो, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहले राज्य, स्वीकार करने वाले राज्य, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य लिखो हैदराबाद। क्या लिखोगे, हैदराबाद। हैदराबाद के अलावा, इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे राज्य हुआ करते हैं, मैसूर और तंजौर, ठीक है। एक लिखो मैसूर, एक लिखो तंजौर। मैसूर और तंजौर ने भी क्या किया था इसको, और हैदराबाद ने किया था 1798 में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैदराबाद का निजाम लिख दो इसको, हैदराबाद का निजाम, वहां पे शासक जो करता था उसको बोलते थे निजाम। इसने सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा इसके समय पे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर यानी अंग्रेज और मैसूर का युद्ध। मैसूर युद्ध समाप्त भी हुआ था 1799 में, और इसी के समय टीपू सुल्तान क्या हुआ था, उसमें मारा गया था। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था, टीपू सुल्तान मारा गया इस वाले में, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके समय पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, वो 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज, और ये ट्रेनिंग के लिए था, ठीक है। जो ब्रिटिश अधिकारी वगैरह होंगे उनके लिए बनाया गया था फोर्ट, ब्रिटिश मतलब 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, पूछता है 1800 में कलकत्ता में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इस पॉइंट को, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की कब और कहाँ हुई थी। ये ऐसा गवर्नर था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ब्रैकेट में लिखो, बंगाल का शेर कहता था खुद को, बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। ये लिख दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट गवर्नर लिखना है, वो देखिए आपका जो आता है वो आता है 1806 में एक गवर्नर बना था, उसका नाम था वाल्लो, ठीक है। वाल्लो के बारे में हम लोगों ने देखना है, लॉर्ड वाल्लो। ज्यादा फैक्ट नहीं है इसके बारे में। इसके समय में क्या हुआ था, वेल्लोर का विद्रोह लिखो। वेल्लोर में एक सैन्य विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो नाक छिदवाना, ये मतलब अपने आप में टीका विका, बहुत से इसमें फैक्टर थे, कल्चरल वो हुआ था उसमें। तो वाल्लोर का विद्रोह, वाल्लोर में लिखोगे आप लोग 1800, मतलब वाल्लोर के समय में 1806 में, 1806 वेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसके में क्या लिखोगे, वेल्लोर का विद्रोह, ठीक है। वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम। मतलब लॉर्ड मिंटो प्रथम आपने दो सुने होंगे, एक आपने वहां आगे मार्ले मिंटो वाले में सुना होगा, वो अलग है, तो ये अलग है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है अमृतसर की संधि।
क्या हुई थी इसके समय में? अमृतसर की संधि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमृतसर की संधि। एक बार केबीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले ही बताया था। ये हुई थी 1809 में। किसमें हुई थी? 1809, और इसकी डेट है अपने आप में 25 अप्रैल। ठीक है, तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी ये बहुत इंपोर्टेंट है। 25 अप्रैल 1809 ये हुई थी रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच। तो लिखो महाराजा रणजीत सिंह प्लस अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसमें जो मध्यस्थता निभाई थी, यानी जो मेडिएटर था, जो बीच बचाव में आया था, जिसने मध्यस्थता की थी, उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसमें मध्यस्थता किसने की थी? मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने इसकी मध्यस्थता की थी। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा इसकी क्या की थी? मध्यस्थता की गई थी। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, इसके अलावा इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 का पास हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 का इसी के समय पे लाया गया था। ठीक है, इतना ही आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। अब वो था वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना आप लोग। लॉर्ड हेस्टिंग्स वो वाला जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग, जो स्टार्ट वाला पढ़ाया था मैंने, ये है लॉर्ड हेस्टिंग। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है आंग्ल नेपाल युद्ध। इसके समय में हुआ था अंग्रेज और नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो आप लोग यहाँ भी पढ़ते हैं ना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, 1814 से 16 तक जो चला था, इसी के मध्य हुआ था। और इसी का जो युद्ध की समाप्ति हुई वो थी संगौली की संधि से। तो आपसे पूछता है ना वो एग्जाम में, संगौली की संधि कब हुई थी जिससे ये युद्ध समाप्त हुआ था? अंग्रेज और नेपाल के बीच या गोरखा के बीच संगौली की संधि लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे? संगौली की संधि। संगौली की संधि ये हुई थी अपने आप में 1816 में। किस किस के बीच लिखोगे? अंग्रेजों के बीच, ई लिख दिया, प्लस नेपाल या गोरखा, नेपाल सरकार लिख दो, यानी नेपाल या गोरखा जो भी आएगा आपके उसमें संगौली की संधि ये हुई थी। ठीक है, ये गवर्नर जाना जाता है पिंडारियों के दमन के लिए। एक पिंडारी वर्ग हुआ करता था लूट खसूस करने के लिए, वो मतलब वो पैसा वैसा लेके गलत काम करना, लूटना, लोगों को ये करना, उनका दमन किया था इसने। ठीक है, पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर पूछता है पेपर में, तो लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे से क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, इसने जो इसके समय में मराठा शक्ति जो है एंड हो चुकी थी, यानी मराठाओं का इसके समय में पतन हो चुका था। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यानी मराठा की शक्ति समाप्ति इसी के समय में हुई थी। ठीक है, कि शक्ति समाप्त हो गई थी। ये कौन था अपने आप में? लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका एम हर्स्ट आता है, उसके बारे में आपको क्या फैक्टर याद रखना है? मैं अभी भी कह रहा हूं इनके अंदर के फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो जो अंदर जो इनके हुआ है इवेंट वो याद रखना है आप लोगों को। तो लॉर्ड एम हर्स्ट लिखो आप लोग, लॉर्ड एम हर्स्ट। इसके बारे में जो फैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में जो आता है, इसके समय में अंग्रेज और बर्मा का पहला युद्ध हुआ था, यानी आंग्ल बर्मा युद्ध जिसको बोला जाता है, वो इसी के समय हुआ था। बांग्ला जो मतलब आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, म्यांमार आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय में हुआ था। और ये कब से हुआ था? 1824 से 26 के मध्य ये आंग्ल और बर्मा का युद्ध इसके समय में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, यान्डबू की संधि इसके समय में हुई थी। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, यान्डबू की संधि कब हुई थी? यान्डबू की संधि एग्रीमेंट मतलब उनके बीच हुआ था, इनके हुआ था 1826 में। और हुआ किसके बीच था? अंग्रेज प्लस बर्मा जिसके बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेज प्लस बर्मा के बीच यान्डबू की संधि हुई थी। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगले भाई साहब आते हैं वो आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान के चलो। वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में गवर्नर है, और आप लोग इसको अपनी बुक से भी देख लेना है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में जो फैक्ट हैं, सबसे पहले ये इसको क्या बोला गया? भारत का गवर्नर जनरल, यही था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, इसी को बोला गया भारत का गवर्नर जनरल। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों था मैंने आपको बता दिया। इसके समय में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था जिसको बोला जाता है 1833 का चार्टर एक्ट का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके समय में सती प्रथा का अंत हुआ था, यानी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सती प्रथा का अंत। और ये कब हुआ था? 1829 में। किसके सहायता से? राजा राम मोहन
राय की सहायता से, पूरा लिख दिया मैंने, राजा राम मोहन राय की सहायता से लिख देना नीचे, ये सती प्रथा का अंत। इसी के समय में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था, ठगी प्रथा का अंत ये हुआ था अपने आप में 1830 में कर्नल सुलेमान की सहायता से, कर्नल सुलेमान की सहायता से। इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया था, एंड किया था, ठीक है, ठगी प्रथा का एंड जिसको बोलते हैं। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति इसी के समय में लाई थी, ठीक है, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति किसके समय में आई थी, अपने आप में इसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी मैकाले कहता था भारत में जो शिक्षा का आधार हो अंग्रेजी हो, ये याद रखना। और इसके समय में एक विधि आयोग का भी क्या किया गया था, गठन हुआ था, ठीक है, तो लिखो विधि आयोग का गठन भी हुआ था, जिसका मैकाले क्या बनाया गया था, चेयरमैन। विधि आयोग का गठन ब्रैकेट में मैकाले लिख दो, इसी के समय में हुआ था, 1834-35 के समय में वो हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अंतिम फैक्ट जो आता है, शिशु बालिका हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, यानी शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपके विलियम बेंटिंग के बारे में था। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या लिखोगे, चार्ल्स मेटकॉफ, जिसको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बाद हमें क्या देखना है, डलहौजी तक देखेंगे, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ लिखो, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता, इंपोर्टेंट कर देना, यानी जो मीडिया वगैरह थी उस पर जो बैन लगाए थे उसको इसने कम किए, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता कौन था अगर पूछते हैं, वो था चार्ल्स मेटकॉफ, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड ऑकलैंड। कौन आता है, लॉर्ड ऑकलैंड आता है। इसके बारे में दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, इसके बारे में क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी अंग्रेजों का अफगान के साथ युद्ध इसी के समय, ये इंपोर्टेंट है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच, मतलब कब हुआ, किसके समय में हुआ था पूछता है, तो लॉर्ड ऑकलैंड। ये था 1839 से 40 तक, ठीक है, 1839 से 40 के आसपास ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 42 तक हुआ था, 42 कर दो। और इसके समय में दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का वो किया गया था मरम्मत, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, कलकत्ता दिल्ली वाली, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराई थी इसने, ये भी अपने आप में ध्यान रखना। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड की जो मरम्मत हुई थी वो 1839 में हुई थी, 1839 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो लॉर्ड ऑकलैंड हैं, लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो भारत में अगला गवर्नर आता है उनका नाम था आपका लॉर्ड एलिनबरो, जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था, ये ध्यान रखना। तो लिखो लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो, इसका नाम क्या है, इसने क्या किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था, दास प्रथा उन्मूलन, ठीक है। और ये कब क्या था, 1843 में, ये ध्यान रखना। और दूसरा इसके बारे में जो फैक्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो इसने सिंध का भारत में विलय इसी के समय हुआ था, यानी जो सिंध प्रांत था उसको भारत में मिला लिया गया था, सिंध का भारत विलय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके समय में हुआ था और कब हुआ था भी पूछता है, सिंध वाले का तो कब हुआ था भी क्वेश्चन आता है, वो हुआ था 1843 में, सिंध का भारत में विलय भी लिख लो 1843 में। अगला जो आता है वो आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। आगे एक दूसरा मिलेगा आपको जो कलकत्ता की भारत है, इसने क्या किया, नरबली प्रथा पे रोक लगाई, नरबली प्रथा बंद की इसने, ठीक है, प्रथा पर रोक, यानी नरबली प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर पूछता है तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। और ये हुआ था अपने आप में किस समय की घटना, जब ये 1844-45 के आसपास, ठीक है। दूसरा इसके समय में जो हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेज और सिखों का युद्ध इसी के समय में हुआ था, पहला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था 1845 से 46 के बीच, ठीक है, 1845 से 46 के आसपास प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अंतिम आता है आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, क्या लिखोगे अंतिम, लॉर्ड डलहौजी, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो अपना लास्ट पॉइंट लिख लो आज का, लॉर्ड डलहौजी,
क्या लिखोगे, लॉर्ड डलहौजी लिखना है, ठीक है। इसके बारे में पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट है, पंजाब का भारत में विलय किया था इसने, पंजाब का भारत विलय, एक पॉइंट ये रखना है आपको। ये कब हुआ था, 1849 में, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा इसके समय में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो अभी हुआ था ना, तो इसके समय में सेकेंड हुआ था अंग्रेज और सिख का युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, इसने जो है लोअर बर्मा का जो इलाका है और जो पीगू का इलाका है उसको भी भारत में विलय किया था, लोअर वर्मा प्लस पीगू। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन सब के बीच, लेकिन अब आपको ऐसे ही पढ़ना है अभी, पीगू का भारत विलय, भारत विलय किसके समय में हुआ था, अपने आप में डलहौजी के ही समय हुआ था, ठीक है। इसके समय में एक इनाम कमीशन बना था 1852 ईस्वी में, उसमें यह पता करना था कि जो जमीन मतलब रेवेन्यू नहीं दे पा रही उनको हड़पो। 1852 में इनाम कमीशन, इनाम कमीशन इसी के समय बनाया गया था, रेवेन्यू वगैरह लैंड वगैरह से ये हुआ करता, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके समय में व्यपगत का सिद्धांत आया, व्यपगत सिद्धांत, इसको ब्रैकेट में देखो, राज्य हड़प नीति से संबंधित, मोस्ट इंपोर्टेंट करना इस पॉइंट को, राज्य को हड़पने की नीति थी इसकी, ठीक है, ब्रिटिश में मिलाना, राज्य हड़प की नीति बोलते हैं इसको, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति लाने वाला गवर्नर कौन था पूछता है, वो था लॉर्ड डलहौजी, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसने क्या किया, कई भारतीय राज्यों को अपने में मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। उसका क्या पता कभी ये पूछ देगी राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था, तो याद रखना सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बघाट। क्या क्या लिखना है आपको, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, ये ऐसे थे जिसको मतलब अपने आप में व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और इसके अलावा जो अपने आप में आता है, एक आता है उदयपुर और झांसी, ठीक है, उदयपुर और झांसी लिख लो, उदयपुर और झांसी, इनको मिलाया गया था। जबकि अगर कुछ इसके लिए कुछ फॉर्मूला था वो बताया जाएगा आपको बाद में, और इसी के तहत क्या किया, अब एक अवध राज्य था उसको मिलाने के लिए कोई बहाना नहीं मिला और उसका नाम ठोक दिया कुशासन के आधार पे हम आपको मिला रहे हैं कि आप अपने राज्य में अच्छा शासन नहीं दे रहे। तो अगला लिखो आप लोग, 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय, अवध का विलय लिखो, अवध का विलय मतलब ब्रिटिश में, ठीक है, अवध का विलय ब्रैकेट में लिख लो कुशासन के आधार पर। और ये क्वेश्चन पूछता है किसको कुशासन के आधार पर ब्रिटिश में मिलाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिक्षा के लिए ये वुड का डिस्पैच लेके आया, वुड डिस्पैच, मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, हुआ था 1854 में, ठीक है। इसके समय में पहली बार पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई थी। तो लिखो पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग प्लस लोक मतलब एक लिखना है आपको पीडब्ल्यूडी, दूसरा लिखना है लोक सेवा विभाग की स्थापना। पहला पीडब्ल्यूडी लिखना लोक निर्माण विभाग, दूसरा लोक सेवा विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना हुई थी इसके समय में, ठीक है। किसके समय में हुई थी, डलहौजी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, शिमला को क्या बनाया था इसने, ग्रीष्मकालीन राजधानी। भारत में अगर कोई गवर्नर रेलवे का जनक कहा जाता है वो कौन था, डलहौजी था से, ठीक है। तो लिखो रेलवे का जनक, रेलवे का जनक, क्योंकि इसी के समय भारत में पहली बार रेलवे लाइन मतलब चली थी दो स्टेशनों के बीच, 1853 में मुंबई से ठाणे, ठीक है। 1853 में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, मुंबई टू ठाणे पहली रेल चली थी, लिखो 1853 मुंबई टू ठाणे पहली रेलवे चली थी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तार सेवा का भी शुभारंभ किया था 1853 में, तार सेवा 1853, कहाँ से कहाँ, कोलकाता टू आगरा पहली बार, ठीक है। और अंतिम जो फैक्ट आता है इसके समय में जो हुआ था डाक सेवा प्रारंभ, यानी डाक सेवा प्रारंभ, लिखो डाक सेवा 1854 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने इसके बारे में ये फैक्ट है, ठीक है। 1854 में डाक सेवा। ये आपका टोटल क्या था, डलहौजी तक के गवर्नर जनरल वगैरह थे। आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आए होंगे, फैक्ट अच्छे से तैयार करना। कल हम गवर्नर वाइसराय सब एंड कर लेंगे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।